अगर कभी रात की खामोशी में आपको लगे कि हवा आपको नाम लेकर पुकार रही है, अगर कभी नींद से जागकर दिल पूछे, क्या मैं सच में अकेला हूं, तो समझ लीजिए आज की कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी शोर की नहीं, ये कहानी ठहराव की है, जहां जवाब जोर से नहीं, खामोशी से मिलते हैं। दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा इलाका, सीटोंग। ये जगह नक्शों में नहीं मिलती, क्योंकि यहां सिर्फ वही पहुंचते हैं जो टूट चुके होते हैं या खुद को ढूंढ रहे होते हैं। सीटोंग की रातें अजीब थीं। यहां अंधेरा काला नहीं होता था, बल्कि हल्की नीली रोशनी में डूबा रहता था, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इसी जगह रहता था इरफान। ना कोई ओहदा, ना कोई पहचान, बस एक पुरानी सी सराय और उसमें एक कमरा। लोग कहते थे इरफान ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो भी उससे एक बार मिलता वो रात को चैन से सो पाता। इरफान कभी एक मशहूर हकीम हुआ करता था। शहरों में उसके नाम के चर्चे थे। लोग दूर दूर से आते, अपने जख्म, अपने डर, अपने गम लेकर। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक बच्ची उसकी सराय में आई थी, बुखार में जलती हुई। इरफान ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। सुबह जब सूरज निकला, बच्ची नहीं थी। उस दिन के बाद इरफान ने इलाज छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और आ गया नीलकंदर। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं, सिर्फ साथ चाहिए। हर रात ठीक आधी रात के बाद सीटोंग की पहाड़ियों से एक नीली हवा चलती थी। लोग कहते थे अगर उस हवा में तुमने अपने दिल की बात कह दी तो वो हवा उसे कहीं पहुंचा देती है। कहाँ? कोई नहीं जानता। इरफान हर रात सराय की छत पर बैठता और उस नीली हवा से बस एक बात कहता, अगर माफी कहीं मिलती हो तो बता देना। उस रात जब नीली हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, सराय का दरवाजा खुला। एक औरत खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें जागी हुई। उसने बस इतना कहा, मुझे एक रात चाहिए, बिना सवालों के। इरफान ने सिर हिला दिया। सीटोंग में सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन जब वो औरत कमरे में गई तो नीली रोशनी पहले से तेज हो गई, जैसे किसी पुराने कर्ज को याद दिलाया जा रहा हो। उस रात इरफान सो नहीं पाया। नीली हवा ने पहली बार उससे कुछ कहा, जिसे तुम माफी समझते हो वो अभी जिंदा है। इरफान की आंखें खुली रह गईं। उसका दिल पहली बार डर से नहीं, उम्मीद से धड़का। लेकिन सवाल ये था, कौन जिंदा है? वो बच्ची या उसका गुनाह? और वो औरत कहीं वही तो नहीं जो जवाब लेकर आई है। रात अभी पूरी तरह ढली नहीं थी। पहाड़ियों पर धुंध लिपटी हुई थी और सिटोंग की हवा में आज कुछ अलग था। इरफान छत पर बैठा था। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, जिसे तुम माफी समझते हो वो अभी जिंदा है। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने कभी सैकड़ों लोगों को राहत दी थी, और वही हाथ जो उस एक बच्ची को बचा नहीं सके। क्या ये हवा खेल कर रही है उसके दिल से, या सचमुच कोई राज खुलने वाला है? सिटोंग में सुबह अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे उतरती है, जैसे कोई मां सोते बच्चे को जगाने से पहले उसके बाल सहला रही हो। पहाड़ियों के पीछे से हल्की नारंगी रोशनी झांकी। चाय के बागानों पर ओस की बूंदें चमक उठीं और सराय के आंगन में वो औरत खड़ी थी। उसका नाम था मेहर। इरफान ने नाम नहीं पूछा था, लेकिन रजिस्टर में उसने खुद लिखा था मेहर, मतलब रहमत। इरफान को अजीब लगा, क्योंकि वो हर रात माफी नहीं, रहमत ही तो मांगता था। मेहर आंगन में खड़ी दूर पहाड़ों को देख रही थी। इरफान धीरे से बोला, नींद आई? मेहर मुस्कुराई, लेकिन आंखें अब भी थकी थीं। सालों बाद बिना डर के सोई हूं। इरफान चुप रहा।
कुछ सुकून ऐसे होते हैं जिन पर सवाल नहीं किए जाते। कुछ पल बाद मेहर बोली, ये जगह अजीब है, यहां हवा जैसे बातें सुनती है। इरफान का दिल हल्का सा कांपा। हां, उसने धीरे से कहा, यहां हवा जवाब भी देती है। मेहर ने उसकी तरफ देखा, गहरी नजर, जैसे वो उसके भीतर कुछ पढ़ रही हो। और अगर जवाब डरावना हो तो? इरफान पहली बार मुस्कुराया। तो समझ लो सच करीब है। दोपहर ढल गई। शाम ने पहाड़ियों को नीले रंग में रंग दिया, और जैसे ही रात ने दस्तक दी, वही नीली हवा फिर से उठी। लेकिन आज वो पहले से तेज थी। सराय के दरवाजे अपने आप हल्के से हिले। चिमनी की लौ कांप उठी। मेहर ने अचानक सिर उठाया। तुमने महसूस किया? इरफान ने हां में सिर हिलाया। आज हवा बेचैन है। मेहर की आंखों में एक चमक आई। नहीं, आज हवा इंतजार में है। रात गहराई। दोनों छत पर बैठ गए। नीचे घाटी में धुंध बह रही थी। ऊपर आसमान तारों से भरा था। मेहर ने धीरे से पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि जो खो गया वो सच में गया ही नहीं? इरफान का गला सूख गया। वो सालों से किसी से ये बात नहीं कह पाया था, लेकिन सीटोंग की हवा में झूठ टिकता नहीं। उसने पहली बार बताया उस बच्ची के बारे में, उसकी आखिरी सांस, उसकी माँ की चुप्पी और अपने भीतर के टूट जाने की कहानी। मेहर ध्यान से सुनती रही, बीच में नहीं टोकती, बस सुनती रही। जब वो खत्म हुआ तो कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर मेहर बोली, अगर मैं कहूं कि वो बच्ची तुम्हें ढूंढ रही थी? इरफान का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? मेहर की आवाज कांपी नहीं, वो स्थिर थी। कुछ साल पहले एक लड़की मेरे पास आई थी। उसकी याददाश्त अधूरी थी। बस एक नाम याद था, इरफान। हवा थम गई, सचमुच थम गई। सीटोंग की पहाड़ियां जैसे सुनने लगीं। इरफान की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो, मेहर ने धीरे से कहा, कुछ मौतें कागज पर होती हैं, कुछ सिर्फ हमारी यादों में। इरफान की सांसें भारी हो गईं। वो अब कहाँ है? मेहर ने नीचे घाटी की तरफ इशारा किया। यहीं कहीं, इसी जगह की तरफ खींची चली आई है। उसी पल नीली हवा फिर चली, लेकिन इस बार वो सिर्फ हवा नहीं थी। दूर घाटी में एक हल्की नीली चमक उभरी, जैसे कोई छोटी सी रोशनी धुंध के बीच टिमटिमा रही हो। इरफान खड़ा हो गया। ये पहले कभी नहीं हुआ। मेहर की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। क्योंकि आज पहली बार तुम्हारा डर उम्मीद से छोटा पड़ा है। दूर चमकती नीली रोशनी धीरे धीरे सराय की ओर बढ़ रही थी। इरफान का दिल धड़क रहा था। क्या वो सचमुच जिंदा है, या ये सीटोंग की कोई और परीक्षा है? और अगर वो लड़की वही है, तो फिर इतने सालों तक वो कहां थी? नीली रोशनी अब दरवाजे तक आ पहुंची थी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुल गया, लेकिन बाहर कोई इंसान खड़ा नहीं था। सिर्फ वही नीली रोशनी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई, जैसे किसी की सांस हो। इरफान एक कदम आगे बढ़ा। उसके भीतर डर नहीं था, बस एक गहरा अजीब सा कंपन। मेहर पीछे खड़ी रही। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, जैसे वो ये सब पहले से जानती हो। नीली रोशनी दरवाजे की चौखट पर ठहर गई। फिर धीरे से वो धुंध में बदल गई, और उस धुंध के भीतर एक आकृति उभरी। एक लड़की, करीब 12-13 साल की, बाल खुले हुए, आंखें शांत, इतनी शांत कि उनमें कोई शिकायत नहीं थी। इरफान की सांस अटक गई। ये वही है। उसकी आवाज टूट गई। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। वही नजर, वही मासूमियत, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। इरफान घुटनों के बल बैठ गया। तुम जिंदा हो? लड़की ने सिर हल्का सा झुकाया। मैं हमेशा से थी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा के भीतर से आ रही हो। इरफान की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस रात तुमने सांस लेना बंद कर दिया था। लड़की मुस्कुराई।
सांस रुक गई थी, पर कहानी नहीं। मेहर आगे आई। ये वही लड़की है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। इरफान ने मेहर की ओर देखा। अब उसके भीतर सवालों का सैलाब था। मेहर बोली, जब वो मेरे पास आई थी, उसे कुछ याद नहीं था, ना अपना घर, ना अपना नाम। बस एक जगह याद थी, पहाड़ों के बीच एक सराय और एक आदमी जो रो रहा था। इरफान ने आंखें बंद कर लीं। उसने उस रात रोया था, बहुत रोया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। लड़की धीरे से बोली, ये रोशनी, ये तुम्हारा पछतावा है। इरफान ने सिर उठाया। क्या मतलब? लड़के की आवाज अब साफ थी। जिस दिन तुमने खुद को दोष देना शुरू किया, उसी दिन मेरी आत्मा भटकने लगी। तुमने मुझे जाने नहीं दिया और मैं जा नहीं पाई। सीटोंग की हवा एकदम शांत थी। मेहर ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, पश्चाताप से बंध जाते हैं। इरफान कांपती आवाज में बोला, तो ये सब मेरी वजह से है? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारा खुद को सजा देना मेरी रिहाई रोक रहा था। इरफान के भीतर जैसे कोई दीवार टूट गई। सालों से वो खुद को दोष देता रहा, हर रात वही सवाल। काश मैं कुछ और कर पाता, लेकिन शायद कभी कभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। मेहर बोली, आज सीटोंग ने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम खुद को माफ करो। इरफान ने लड़की की तरफ देखा। अगर मैं खुद को माफ कर दूं तो क्या तुम? लड़की मुस्कुराई। तो मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। हवा फिर चली, लेकिन इस बार वो ठंडी नहीं थी, उसमें गर्माहट थी। इरफान ने पहली बार अपने दिल पर रखा बोझ उतारा। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैं तुम्हें जाने देता हूं, और खुद को भी। जैसे ही ये शब्द निकले, नीली रोशनी सफेद होने लगी। लड़की की आकृति हल्की पड़ने लगी। उसने आखिरी बार इरफान की तरफ देखा। धन्यवाद, अब मैं कहानी बनकर रहूंगी, बोझ बनकर नहीं। और वो रोशनी आसमान में खुल गई। इरफान खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन सालों बाद उसके भीतर शांति थी। मेहर उसके पास आई। अब तुम्हारा कर्ज उतर गया। इरफान ने पूछा, कौन सा कर्ज? मेहर ने दूर पहाड़ियों की तरफ देखा। नीली रोशनी का कर्ज, जो हर उस इंसान पर होता है जो खुद को माफ करना भूल जाता है। लेकिन तभी दूर घाटी में फिर एक नई नीली चमक उभरी। इरफान चौंक गया। ये तो खत्म हो गया था। मेहर की आवाज गंभीर हो गई। नहीं, ये जगह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है। सीटोंग में कई अधूरे लोग हैं, और आज एक नया दरवाजा खुलने वाला था। नीली रोशनी की नई चमक फिर घाटी में उभर रही थी। इरफान और मेहर दोनों की सांसें थम सी गई थीं। कदम जूं-जूं सराय के आंगन में बढ़ते, हवा उनके इर्द गिर्द फुसफुसाती हुई महसूस हो रही थी। ये फिर से क्यों? इरफान ने धीरे से पूछा। मेहर ने सिर झुकाकर कहा, सीटोंग सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है। ये उन सभी अधूरी आत्माओं की आवाज है जो माफी, राहत और अपनापन ढूंढ रही हैं। और इस बार ये किसी नई परीक्षा की शुरुआत है। नीली चमक धीरे धीरे सराय की ओर बढ़ी, लेकिन अब ये सिर्फ रोशनी नहीं थी। इसमें हल्की सी गर्माहट और संगीत का एहसास भी था, जैसे कोई पुराना गीत हवा में घुल रहा हो। इरफान ने महसूस किया कि ये रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये किसी संदेश को लेकर आई है। मेहर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें हर बार जो नीली चमक दिखती है, वो तुम्हारे डर और पछतावे को समझती है, और अब वो तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। इंसान को वही रास्ता दिखाती है जो उसका दिल चुनता है। इरफान ने महसूस किया, हर नीली चमक का मतलब है एक अधूरी कहानी का समाधान। अंधेरी पहाड़ियों के बीच सराय के पास एक पुरानी कुएं जैसी जगह थी। कहा जाता था कि ये कुआं सिर्फ देखता नहीं, सुनता भी है, और जो इंसान खुद से भाग रहा होता है, वो यहां अपनी सच्चाई का सामना करता है। मेहर ने इरफान की ओर देखा।
अगला कदम तुम्हारा है। अगर तुम डर कर पीछे हटोगे तो अधूरी आत्माएं हमेशा अधूरी रहेंगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो शायद सीटोंग की नीली रोशनी पूरी तरह खुल जाएगी। इरफान ने ठंडे हवाओं के बीच कदम बढ़ाया, कुएं की तरफ। हर कदम पर पहाड़ी फुसफुसा रही थी। तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? कुएं के भीतर हल्की रोशनी थी। एक अजीब सी नीली परत कुएं की दीवारों पर फैल रही थी। इरफान ने झांका और देखा कि अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी पत्थर में जकड़ा हुआ, चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ छलक रहा था। इरफान का दिल कांप गया। ये कौन है? मेहर ने जवाब दिया। ये वही इंसान है जिसने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया और अब उसकी आत्मा यहां फंसी है। सीटोंग उसे खुद से मिलवाना चाहती है, लेकिन डर ने उसे पत्थर बना दिया और अब तुम्हारा काम है उसे याद दिलाना कि खुद को बदलना कभी देर नहीं होती। इरफान ने धीरे से कहा, मुझे समझ में आ रहा है। सीटोंग की नीली रोशनी सिर्फ माफी नहीं बल्कि इंसानियत का आईना है। जो अंदर टूटता है उसे बाहर भीड़ में नहीं, अपनी आत्मा में देखना पड़ता है। वो आगे बढ़ा। कुएं के पास पत्थर बन चुके व्यक्ति की आंखें अब उसकी तरफ झुकी। इरफान ने हाथ फैलाया। देखो, मैं डरता नहीं और तुम्हारे लिए उम्मीद लेकर आया हूं। तुम अब भी इंसान हो और इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफा है खुद को बदलने का मौका। पत्थर धीरे धीरे दरारें लेने लगा। आंखें खुली, लेकिन आदमी अभी भी कुछ डर रहा था। मेहर ने देखा और कहा, इरफान, ये पहली अधूरी आत्मा है, लेकिन अब समझ लो, अगली नीली रोशनी कभी कभी सबसे कठिन सच लेकर आती है, और वो सच है इंसान की अपनी दिल की बेवफाई, जो जितना गहरा छुपी होती है उतना ही तेज रोशनी बनकर आती है। इरफान ने गहरी सांस ली। नीली रोशनी फिर से तेज हुई और धीरे धीरे वो उस इंसान को अपने हाथ में पकड़ते हुए कुएं के बाहर की तरफ खींचने लगी। जैसे ही आदमी बाहर आया, नीली रोशनी ने अचानक एक तेज चमक छोड़ी। इरफान और मेहर की आंखें फैल गईं। आंखों के सामने एक और नीली आकृति उभर रही थी, इस बार बड़ी, और हवा में गूंज रहा था एक धीमा, अजीब सा संगीत। इरफान ने मेहर से पूछा, ये कौन है? मेहर ने गंभीर स्वर में कहा, ये सबसे पुरानी अधूरी आत्मा है और उसकी परीक्षा सबसे कठिन होगी। तुम दोनों को अपनी पूरी हिम्मत, समझदारी और दया दिखानी होगी, क्योंकि ये कहानी अब अपने असली मोड़ पर आ रही है। नीली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। इस बार वो किसी बच्ची या आम इंसान जैसी नहीं थी। उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, उसके चारों ओर हवा गोल गोल घूम रही थी और उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। इरफान ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मेहर ने धीरे से कहा, याद रखना, डर पर आवाज ऊंची मत करना। यहां सच को फुसफुसाहट में सुना जाता है। नीली आकृति ने बोलना शुरू किया। आवाज गहरी थी, लेकिन कठोर नहीं। सीटोंग मुझे याद करता है, क्योंकि मैं इसे भूल गया था। इरफान ने पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने यहां से भागकर अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। और जब इंसान खुद से भागता है तो पहाड़ उसे वापस बुलाते हैं। मेहर की आंखें चमकीं। तो तुम लौट आए हो? आकृति हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, मुझे लाया गया है। हवा ने अचानक एक अजीब सी सरसराहट की, जैसे कोई पुराना नियम दोहराया जा रहा हो। इरफान के दिल में शब्द उभरे, जो अधूरा छोड़ोगे वो तुम्हें पूरा करने लौटेगा। नीली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। अब उसका चेहरा दिख रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था। इरफान का दिल जोर से धड़का। चेहरा उसी जैसा था, लेकिन उम्रदराज और आंखों में कठोरता। ये कैसे? इरफान की आवाज कांप गई। मेहर ने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे पुरानी अधूरी आत्मा कोई और नहीं, हमारा अपना भविष्य होता है।
आकृति ने सीधा इरफान की तरफ देखा। अगर तुम यहां से चले जाओगे, अगर फिर से लोगों को छोड़ दोगे, तो तुम ऐसे ही बनोगे, पछतावे से भरा, पर मदद करने से डरा हुआ। इरफान के भीतर तूफान उठ गया। वो वर्षों से सिर्फ खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक बात नहीं सोची थी, क्या वो फिर से लोगों की मदद करेगा या डर कर हमेशा छुपा रहेगा। आकृति बोली, तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं, अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना होगा। महर ने इरफान की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। मैं यहां सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई थी, मैं सीटोंग की रखवाली करती हूं। मैं उन लोगों को लाती हूं जो अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। इरफान स्तब्ध रह गया। तो तुम? महर मुस्कुराई। मैं इंसान हूं, लेकिन इस जगह ने मुझे एक काम दिया है, लोगों को उनके असली चेहरे से मिलवाना। नीली आकृति और तेज हो गई। इरफान, अगर तुम सच में बदल गए हो तो कल सुबह से फिर से लोगों का इलाज शुरू कर दो। इरफान चुप रहा, उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैं फिर असफल हुआ तो? आकृति बोली, तो तुम इंसान होगे, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो तुम पत्थर बन जाओगे। हवा एकदम शांत हो गई। यह फैसला किसी और का नहीं था, सिर्फ इरफान का। कुछ पल बाद इरफान ने गहरी सांस ली। मैं डरता हूं, लेकिन अब छुपूंगा नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, नीली आकृति हल्की होने लगी। उसके चेहरे की कठोरता पिघल गई और वो रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उठ गई। महर ने धीरे से कहा, आज तुमने खुद को नहीं, अपने भविष्य को बचाया है। इरफान ने दूर पहाड़ियों की तरफ देखा। पहली बार उसे सीटोंग एक सजा नहीं, एक मौका लगा। लेकिन तभी सराय के बाहर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। इस शांत जगह में घोड़ा? इतनी रात को? महर की आंखें गंभीर हो गईं। लगता है अब सीटोंग में कोई ऐसा आया है जो यहां आना नहीं चाहता था। दरवाजे पर दस्तक हुई, और ये दस्तक अब तक की सबसे अलग थी। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, धीमी मगर दृढ़। इरफान ने महर की ओर देखा। महर की आंखों में घबराहट नहीं थी, पर सावधानी थी। दरवाजा खोलो, उसने धीमे से कहा। कुछ कहानियां खुद चलकर आती हैं। इरफान ने कुंडी खोली। दरवाजे पर एक जवान लड़का खड़ा था, कपड़े धूल से सने हुए, सांस तेज, आंखों में थकान और डर। मुझे मदद चाहिए, उसने हाफते हुए कहा। लड़के का नाम था आरव। वो पास के शहर से भागकर आया था। कह रहा था कि उसके पीछे लोग पड़े हैं, लेकिन उसकी आवाज में किसी अपराधी की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की बेचैनी थी जो खुद से भाग रहा हो। इरफान ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया, चूल्हे की आंच तेज की। सालों बाद वो फिर किसी की धड़कन सुन रहा था, एक हकीम की तरह। कुछ देर बाद आरव बोला, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन सब मुझे गुनहगार समझते हैं। मेरे पिता ने जो गलती की, उसकी सजा मुझे मिल रही है। महर चुपचाप सुनती रही। सीटोंग की हवा फिर धीमे से चली, नीली नहीं, हल्की चांदी जैसी। इरफान ने महसूस किया, ये नई कहानी है और उसकी शुरुआत दर्द से हो रही है। इरफान के भीतर डर फिर जागा। क्या वो फिर से किसी को बचा पाएगा, या फिर वही गलती दोहराएगा? लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। यहां कोई किसी का अतीत नहीं पूछता, सिर्फ ये देखा जाता है कि तुम्हारा दिल अब क्या चाहता है। आरव की आंखें भर आईं। मैं बस एक जगह चाहता हूं जहां कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे, मेरे पिता के नाम से नहीं। इरफान के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। रात गहराई, हवा ने सराय के चारों ओर एक हल्का चक्र बनाया। मेहर मुस्कुराई। सीटोंग ने इसे स्वीकार कर लिया। इरफान ने पूछा, कैसे पता? मेहर ने आसमान की ओर देखा। जब हवा किसी के चारों ओर सख्ती से नहीं, मुलायम होकर घूमती है, तो समझ लो पहाड़ उसे जगह दे रहे हैं। आरव धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हुईं, आंखों में डर की जगह थकान आई, और फिर सुकून। सुबह जब सूरज उगा, सीटोंग पहले से उजला लगा। इरफान सराय के बाहर खड़ा था। चाय के बागानों पर रोशनी पड़ रही थी। आज उसने एक फैसला किया।
वो फिर से हकीम बनेगा, डर के बावजूद, गलती की संभावना के बावजूद। मेहर उसके पास आई। अब तुम समझ गए हो, नीली रोशनी सिर्फ पछतावे की नहीं, जिम्मेदारी की भी होती है। इरफान ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद ये जगह मुझे इसलिए मिली थी कि मैं खुद से भागना छोड़ दूं। सीटोंग की हवा अब शांत थी, नीली चमक हल्की हो चुकी थी, लेकिन वो गई नहीं थी। वो बस इंतजार कर रही थी, अगली अधूरी कहानी का। इरफान ने सराय का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब वो छुपने की जगह नहीं, एक पनाह बन चुकी थी। अगर इस कहानी की हवा ने आपके दिल को हल्का किया हो, अगर सीटोंग की नीली रोशनी में आपको भी थोड़ा सुकून मिला हो, तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। आपका एक छोटा सा लाइक और दिल से किया गया सब्सक्राइब इस सराय की रोशनी को और दूर तक ले जाएगा, क्योंकि कहानियाँ तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुनता है और कोई उन्हें आगे बढ़ाता है। शब्बा खैर। रात के ठीक 2 बज रहे थे। सीटोंग की पहाड़ियों पर अचानक तेज हवा चलने लगी। आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसे साफ सुनाई दे रहा था किसी के पैरों की आहट, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका कमरा तो पहली मंजिल पर था और बाहर सिर्फ गहरी ढलान। अचानक खिड़की के शीशे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। खिड़की के बाहर हवा में झूलता हुआ वही आदमी, वही चेहरा, वही खाली आंखें जिसे उसने पुराने चर्च के पास देखा था। लेकिन इस बार उस आदमी के हाथ में कुछ था, एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी। उसने डिब्बी को धीरे धीरे खिड़की से टकराया और बिना पलक झपकाए आरव को देखता रहा। आरव पीछे हट गया। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी और उस आदमी की परछाई। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी खिड़की पर पड़ी, वो आदमी गायब और खिड़की के बाहर अब सिर्फ वो लकड़ी की डिब्बी पड़ी थी। आरव ने कांपते हाथों से खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। उसने डिब्बी उठाई। डिब्बी पर खुदा था, मत खोलना जब तक सच जानने की हिम्मत ना हो। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने धीरे धीरे डिब्बी खोली। अंदर एक पुरानी फोटो थी और उस फोटो में आरव खुद खड़ा था। लेकिन फोटो बहुत पुरानी थी, कम से कम 25-30 साल पुरानी। और फोटो के पीछे लिखा था, तुम वापस आ गए हो, सीटोंग तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव की आंखों से पसीना बहने लगा। वो तो पहली बार सीटोंग आया था, फिर ये फोटो, ये कौन था और उसे वापस क्यों कहा गया? तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगला सच कल रात 3 बजे पुराने पुल के पास। मैसेज के नीचे सिर्फ एक चिन्ह था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ी पर वही आदमी खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे जैसे कोई और परछाई भी खड़ी थी। 2 लोग या कुछ और? रात और गहरी होती जा रही थी और सच अब और खतरनाक होने वाला था। रात के 2:57। आरव पुराने पुल की तरफ बढ़ रहा था। सीटोंग की पहाड़ियों पर धुंध इतनी घनी थी कि सामने 5 कदम भी साफ नहीं दिख रहे थे। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, 3 बजे, देर मत करना, 3 AM। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, पुराने लकड़ी के पुल के नीचे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। एक अजीब सी धुन, न खुश न दुखी, बस ठंडी। आरव ने नीचे झांका। पुल के नीचे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पास जमीन पर एक बड़ा सा गोल चिन्ह बना हुआ था, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान हुआ हो।
और उस गोल घेरे के बीचों बीच एक और फोटो। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी मुस्कुराया। तुम्हें याद नहीं? आरव चौंक गया। मैं पहली बार सीटोंग आया हूं। आदमी जोर से हंसा। पहली बार या पहली जिंदगी के बाद पहली बार? हवा अचानक और ठंडी हो गई। आरव ने जमीन पर रखी फोटो उठाई। इस बार फोटो में वो अकेला नहीं था। उसके साथ वही आदमी खड़ा था और पीछे पुराना चर्च। फोटो के कोने में तारीख लिखी थी 1996। लेकिन आरव तो 2001 में पैदा हुआ था। उसके हाथ से फोटो गिर गई। तभी आदमी ने धीमे से कहा, सीटोंग ने तुम्हें वापस बुलाया है, अधूरा काम पूरा करने। कौन सा काम? आदमी ने उंगली से पुल के नीचे की जमीन की तरफ इशारा किया। यहीं तुमने वादा किया था और यहीं तुमने धोखा दिया था। अचानक जमीन के अंदर से जैसे किसी ने जोर से दस्तक दी। धम धम धम। आरव पीछे हट गया। पुल हिलने लगा, लकड़ी की पट्टियां चरमराने लगीं और तभी जमीन पर बने गोल घेरे के बीचों बीच दरार पड़ गई। दरार के अंदर से एक हाथ बाहर आया, मिट्टी से भरा हुआ, खुरदुरा और बहुत पुराना। आरव चीख पड़ा। वही आदमी अब गंभीर हो चुका था। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। किसे? जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। दरार और चौड़ी हो गई। अब अंदर से चेहरा दिखने लगा और वो चेहरा आरव जैसा ही था, लेकिन आंखें पूरी काली, जैसे अंधेरा ही अंदर बस गया हो। आरव पीछे हटते हटते पुल के किनारे तक पहुंच गया। ये क्या है? आदमी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा सच है और सच से भाग नहीं सकते। अचानक वो आदमी गायब। पुल टूटने लगा और आरव का पैर फिसल गया। वो सीधे नीचे उस दरार की तरफ गिरने लगा जहां से उसका ही दूसरा रूप बाहर निकल रहा था। आरव नीचे गिर रहा था, लेकिन जमीन से टकराने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मजबूत पकड़, बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। उसने ऊपर देखा। वही आदमी। अभी नहीं, उसने फुसफुसाया। अगले ही पल सब कुछ गायब। पुल, दरार, वो दूसरा चेहरा। आरव खुद को उसी पुल पर खड़ा पाया, लेकिन सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें सीटोंग की पहाड़ियों पर फैल रही थीं। क्या ये सब सपना था? उसने नीचे देखा। पुल बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जमीन पर कीचड़ में साफ उभरे हुए थे 2 जोड़ी पैरों के निशान, एक उसके और एक नंगे पैरों के। आरव का गला सूख गया। तभी उसके फोन में फिर वही अनजान नंबर चमका। इस बार मैसेज नहीं, एक फोटो। फोटो में आरव पुल से नीचे गिरता हुआ दिख रहा था और नीचे वो काला आंखों वाला दूसरा आरव हाथ फैलाए खड़ा था। फोटो के नीचे लिखा था, याद आ रहा है? आरव के दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। फ्लैश, पुराना चर्च, तेज बारिश, वही आदमी और एक और लड़का जो हूबहू उसी जैसा था। तू वादा कर, कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं कसम खाता हूं। और फिर चीख, अंधेरा। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होठों से खुद ब खुद एक नाम निकला, विहान। उसे याद आने लगा। 1996 में सीटोंग में 2 दोस्त थे, विहान और आरव। दोनों एक जैसे दिखते थे, जुड़वा। लेकिन उस रात पुराने पुल के नीचे कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही वापस लौटा था, और जिसने लौटकर सबको बताया, विहान गिर गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन सच, आरव की सांसें तेज हो गईं। क्या उसने विहान को धक्का दिया था या किसी और ने? तभी उसकी पीछे से आवाज आई, तूने मुझे छोड़ा नहीं था। आरव धीरे धीरे पलटा। उसके सामने वो काली आंखों वाला चेहरा खड़ा था,
इस बार पूरी तरह बाहर, और वो मुस्कुरा रहा था। तूने मुझे गिराया था। हवा फिर ठंडी हो गई। अब बारी है सच पूरा करने की। अचानक सीटोंग की पूरी पहाड़ी पर गूंजती आवाज आई, वापस वही रात, और सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ अंधेरा, तेज बारिश, गरजती बिजली। आरव ने आंखें खोली। वो फिर उसी रात में था। 1996। पुराना पुल, वही बारिश, वही ठंडी हवा। उसके सामने विहान खड़ा था, डरा हुआ, घबराया हुआ। आरव, हमें ये नहीं करना चाहिए। आरव के हाथ में वही लकड़ी की डिब्बी थी। अब सब याद आने लगा। दोनों को चर्च के पीछे छुपी एक पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें लिखा था, जो आत्मा को बुलाएगा उसे एक कीमत चुकानी होगी। दोनों ने मजाक समझकर अनुष्ठान किया था, लेकिन जब जमीन हिली और हवा अचानक रुक गई, तभी उन्हें एहसास हुआ ये खेल नहीं था। पुल के नीचे से किसी की आवाज आई, एक रहेगा, एक जाएगा। विहान पीछे हटने लगा, चल यहां से। लेकिन आरव, वो डर से जम चुका था। तभी जमीन फिर हिली, पुल की लकड़ी टूटी, विहान फिसला। उसने आरव का हाथ पकड़ा, मत छोड़। आरव की सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। नीचे अंधेरा, गहरा, अंतहीन, और उस अंधेरे से वही आवाज, एक धक्का और सब खत्म। आरव की आंखों में डर के साथ एक और चीज थी, ईर्ष्या। विहान हमेशा सबका चहेता था, सब उससे प्यार करते थे, और उस एक पल में आरव ने हाथ ढीला कर दिया। विहान की उंगलियां फिसली और वो अंधेरे में गिर गया। चीख, खामोशी, बारिश, फिर सब सामान्य। लेकिन उस दिन से आरव के अंदर कुछ मर गया था और कुछ जाग गया था। अचानक वर्तमान लौट आया। सीटोंग की पहाड़ी, रात, उसके सामने विहान, काली आंखें। तूने मुझे धक्का दिया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था। विहान हंसा, अब मेरी बारी है। जमीन फिर से फटने लगी, लेकिन इस बार आरव भागा नहीं। उसने आंखें बंद की। अगर सजा है तो मैं तैयार हूं। हवा अचानक शांत हो गई। विहान की आंखों का अंधेरा हल्का पड़ने लगा। सच मान लिया? आरव ने सिर झुका दिया। तभी वो काली दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। विहान का चेहरा बदलने लगा। अब वो वैसा ही था जैसा बचपन में था। तूने देर कर दी, विहान मुस्कुराया, लेकिन सच ने तुझे वापस इंसान बना दिया। और अगले ही पल वो धुंध में बदल गया। सीटोंग पर फिर से शांति छा गई। सुबह की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर का बोझ गायब था। मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, खेल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पहला अध्याय पूरा हुआ है। नीचे एक नया चिन्ह था। आरव ने ऊपर देखा। पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक और परछाई खड़ी थी। इस बार कोई और। सुबह हो चुकी थी। आरव पहाड़ी की तरफ देख रहा था, जहां उसने रात को वो नई परछाई देखी थी। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सब सामान्य, बहुत ज्यादा सामान्य, और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई अनजान नंबर नहीं, एक लोकेशन पिन।
आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। वही चर्च जहां से सब शुरू हुआ था, वो तुरंत वहां पहुंचा। चर्च बाहर से वीरान था, टूटी खिड़कियां, जंग लगा दरवाजा, लेकिन अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं। किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया था। बीच में वही गोल जन्न बना हुआ था, लेकिन इस बार उसमें एक नहीं 3 नाम लिखे थे, विहान, आरव और तीसरा नाम आर्या। आरव सन्न रह गया। ये कौन है? तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, तुम्हें सच में याद नहीं? आरव धीरे धीरे पलटा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, आंखों में अजीब सी शांति, चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं आर्या हूं। आरव का दिमाग घूम गया। मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की मुस्कुराई, तुमने मुझे भी उसी रात छोड़ दिया था। अचानक चर्च के अंदर की हवा भारी हो गई, मोमबत्तियों की लौ तेज हो गई। आरव के दिमाग में फिर से फ्लैश। 3 बच्चे हंसते हुए, पुल के पास खेलते हुए, विहान, आरव और एक लड़की आर्या। हम तीनों ने वादा किया था साथ रहेंगे। लेकिन उस रात जब विहान गिरा, आर्या ने सब देखा था और अगले दिन वो भी गायब हो गई थी। सबको बताया गया वो शहर छोड़कर चली गई, लेकिन सच, आर्या की आंखें अब काली होने लगीं। मैं नहीं गई थी। उसकी आवाज बदल गई। मुझे भी उसी ने बुलाया था जिसने तुझे ईर्ष्या दी। चर्च की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। आरव पीछे हट गया। कौन? तभी चर्च के पीछे वाली दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। वो इंसान नहीं लग रही थी, बहुत लंबी, बहुत पतली, और उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। आवाज गूंजी, मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर की चीज जगाई थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। तू कौन है? आवाज हंसी, सिटोंग का असली रक्षक या विनाशक, ये तुम तय करोगे। आर्या की चीख गूंजी। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। अधूरा अनुष्ठान पूरा करना होगा। गोल घेरे में आग भड़क उठी और तीनों नाम चमकने लगे। अब खेल 2 आत्माओं का नहीं था, अब तीसरी आत्मा भी जाग चुकी थी, और इस बार सिर्फ माफी काफी नहीं होगी। चर्च के अंदर आग का ढेरा और तेज हो गया। आर्या हवा में झूल रही थी, उसकी आंखें पूरी तरह काली। आरव चीखा, उसे छोड़ दो। दीवार पर फैली लंबी परछाई हिली। छोड़ दूं? जब तुमने छोड़ा था तब किसने रोका था? आरव के कानों में वो रात गूंजने लगी। बारिश, विहान की चीख, आर्या की रोती आवाज। उसे अब सब साफ याद था। विहान गिरने के बाद आर्या ने सब देखा था। वो सच बताने वाली थी, और उसी पल वो अंधेरी परछाई उसके पास आई थी। उसने आर्या के कान में फुसफुसाया था, सच बोलोगी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। आर्या डर गई थी, वो भागी, लेकिन अगली सुबह वो भी गायब। किसी को कुछ नहीं मिला। अब चर्च के अंदर वही आवाज गूंजी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ तुम्हारे डर को रूप देता हूं। आरव कांप गया। तो विहान तुम्हारे हाथ से गया। और आर्या? परछाई हंसी, उसने खुद को मुझे सौंप दिया ताकि सच दफन रहे। आरव की आंखें भर आईं। अब क्या चाहता है तो? आवाज भारी हो गई। संतुलन। गोल घेरे में 3 नाम जलने लगे। एक ने धक्का दिया, एक ने सच छुपाया, एक ने सब देखा। अब तीनों की आत्मा एक साथ मुक्त होगी या तीनों यहीं बंधे रहेंगे। आर्या चीखी, आरव, इस बार मत डरना। अचानक चर्च के बीचों बीच जमीन फट गई। गहरे अंधेरे में वही पुल दिखा, वही 1996 की रात, लेकिन इस बार तीनों बच्चे वहां खड़े थे। विहान किनारे पर, आर्या पीछे, आरव बीच में। आवाज गूंजी, इस बार चुनाव अलग होगा।
बारिश शुरू। पुल हिलने लगा। विहान फिसला, लेकिन इस बार आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, मजबूती से। मैं नहीं छोड़ूंगा। अंधेरा गरजा। सोच ले, अगर उसे बचाया तो तू गिरेगा। आरव ने आंखें बंद की तो गिर जाऊंगा। विहान को ऊपर खींच लिया गया, लेकिन उसी पल पुल के नीचे से एक ताकतवर झटका आया। आरव का पैर फिसला, वो नीचे गिरने लगा। लेकिन गिरते समय उसने देखा विहान और आर्या दोनों जिंदा थे। दोनों रो रहे थे, दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरा उसे निगलने ही वाला था, तभी परछाई चिल्लाई, संतुलन बदल गया। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली और सब शांत। आरव ने आंखें खोली। वो चर्च के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। चर्च अब पूरी तरह खंडर था। अंदर कोई आग नहीं, कोई चिन्ह नहीं। उसके पास दो लोग खड़े थे, एक लड़का, एक लड़की। दोनों की आंखें सामान्य, दोनों जीवित, विहान और आर्या। आरव की सांस अटक गई। ये कैसे? विहान मुस्कुराया। इस बार तूने नहीं छोड़ा, आर्या बोली, और उसने भी हार मान ली। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी के ऊपर वो लंबी परछाई आखिरी बार दिखी। अब वो छोटी हो रही थी, जैसे धुंध में घुल रही हो। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज आई, संतुलन हमेशा नाजुक होता है, सीटोंग को मत भूलना। हवा शांत, सूरज ऊंचा। तीनों दोस्त एक साथ खड़े थे। इस बार कोई अधूरा वादा नहीं। लेकिन मोबाइल पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, फाइल रीस्टोर्ड, रिचुअल 1996 ओरिजिनल .mp4। वीडियो अपने आप चल पड़ा और उसमें अनुष्ठान के वक्त तीनों के पीछे एक चौथा चेहरा साफ दिख रहा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। बारिश, पुराना पुल, तीनों बच्चे, विहान, आरव, आर्या। लेकिन कैमरे की कोने में एक चौथा चेहरा, धुंधला पर साफ इतना कि पहचान हो सके। आरव ने स्क्रीन पर उंगली रख दी। ये विहान का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्या धीरे से बोली, ये इरफान अंकल हैं। नाम सुनते ही हवा जैसे रुक गई। सीटोंग की सराय का मालिक, वही जिसने आरव को पनाह दी थी। तीनों तुरंत सराय की ओर भागे। इरफान बाहर खड़ा था, जैसे उन्हें आने का इंतजार हो। उसकी आंखों में वही नीली चमक जो कई रातों से सीटोंग की हवा में थी। आरव ने मोबाइल सामने कर दिया। आप वहां थे? इरफान चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, हां, मैं था। तीनों सन्न। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। 1996 की असली कहानी। इरफान तब जवान था, सीटोंग में हो रही अजीब घटनाओं की जांच कर रहा था। उसे पता चला था, पुराने चर्च के नीचे एक सीमा है जहां डर, ईर्ष्या और अपराध बोध आकार ले लेते हैं। उस रात उसने 3 बच्चों को देखा। उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान शुरू हो चुका था। सीमा खुल चुकी थी, और जो परछाई निकली वो किसी बाहरी राक्षस की नहीं थी। वो थी तीनों के भीतर की छाया का संगम। इरफान ने सीमा को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं कर पाया, क्योंकि सच स्वीकार नहीं हुआ था। तुम तीनों में से किसी एक को सच स्वीकार करना था, इरफान बोला, वरना सीमा खुली रहती। आरव ने धीमे से कहा, इस बार मैंने चुन लिया। इरफान ने सिर हिलाया। हां, इसलिए वो परछाई कमजोर हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अचानक जमीन हल्की कांपी। पहाड़ी के ऊपर वही चौथा चेहरा उभरा, इस बार साफ। वो इरफान जैसा ही दिख रहा था, लेकिन आंखें काली। आर्या फुसफुसाई, ये आपकी छाया है? इरफान ने आंखें बंद की। हां, मैंने भी कभी डर से एक सच छुपाया था। सीटोंग के ऊपर आसमान गहरा नीला हो गया। सराय के पीछे जमीन फटने लगी। वही सीमा आखिरी बार खुल रही थी। परछाई गरजी। चारों का संतुलन अधूरा है। अब खेल 3 का नहीं रहा, अब 4 आत्माएं जुड़ी थीं। इरफान आगे बढ़ा। इस बार मैं भागूंगा नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। विहान और आर्या भी साथ खड़े हो गए। चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दरार से अंधेरा उठा, लेकिन इस बार कोई धक्का नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। सिर्फ एक साथ खड़े 4 लोग।
परछाई चीखी। डर के बिना मैं अस्तित्व नहीं रखती। और उसी पल सफेद रोशनी फूटी। अंधेरा टूट गया। सीमा बंद, हमेशा के लिए। सुबह की धूप पूरे सीटोंग पर फैल चुकी थी। चर्च की दरारें भर चुकी थीं। सराय के पीछे की जमीन सामान्य। हवा में अब नीली चमक नहीं थी। इरफान शांत खड़ा था। अब ये जगह मुक्त है, उसने धीमे से कहा। आरव ने पूछा, और आपकी छाया? इरफान मुस्कुराया। वो तब तक रहती है जब तक हम उससे भागते हैं। आज मैंने उसे स्वीकार किया। विहान ने आसमान की ओर देखा। तो अब कोई अनुष्ठान नहीं? इरफान हंसा। अब सिर्फ जिंदगी। कुछ महीनों बाद पुराना चर्च अब एक छोटा सामुदायिक केंद्र बन चुका था। विहान बच्चों को संगीत सिखाता था। आर्या वहां पेंटिंग क्लास चलाती थी। आरव ने सराय संभाल ली। इरफान, वो अब पहाड़ियों पर कम दिखता था। कहते हैं वो नीचे शहर चला गया। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी धुंध में एक आदमी नीली रोशनी के साथ दिखता है, जैसे देख रहा हो सीटोंग सच में संतुलित है या नहीं। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, वो राक्षस नहीं रहता, बस एक छाया बन जाता है। और छाया तभी तक रहती है जब तक रोशनी जलती है।